हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निहारिका मिश्रा और हम यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज थ्योरी स्टैटिस्टिक्स की डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले सारे वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। और आज की हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो फर्स्ट मेथड है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी यूनिवर्स में आइटम्स हैं, सबका इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो। The random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. In other words, there is equal probability of every item of the universe being selected in the sample. Random sampling का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं, सबका इक्वली प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले आते हैं इसके दो मेथड है रैंडम सैम्पलिंग के, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड में क्या होता है कि जितने भी टिकट्स होती हैं सब लोग खरीदते हैं, उसमें कौन सी आ जाए हर किसी की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, ये किसी को नहीं मालूम होता कौन सी आ जाए। इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। पेपर स्लिप, सारे आइटम की पेपर स्लिप बनती है। दीज स्लिप आर स्टफ्ड इन अ बॉक्स, और वो सारी स्लिप्स को बॉक्स में रख दिया जाता है। देन इम्पार्शियली सम ऑफ द स्लिप आर ड्रॉन टू फॉर्म अ सैम्पल ऑफ द यूनिवर्स, और फिर उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाल ली जाती है। तो इसमें मतलब हर जितने भी आइटम्स है, जितनी भी स्लिप है, सबका इक्वल है कि कौन सी कोई भी सिलेक्ट हो सकती है। तो हर किसी के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, तो उसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सेकंड होता है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। सम स्टैटिस्टिशियन हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल्स called tables of random numbers. A sample is framed with reference to these tables. Of all these tables, triplets table is most widely used, using 41600 figures. Triplet has involved 10,400 numbers comprising of 4 units each. For the use of this method, all items of universe are first arranged in an order. Then using triplets table, the required number of items are selected as the are needed for a sample. इसमें टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या होता है, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। तो जब हर नंबर के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, उसी को हम कहते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसकी मेरिट्स क्या है? दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पर्सनल बायस से फ्री रहता है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और जितने भी आइटम होते हैं हर किसी का इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल। और जो इसमें फेयर मतलब हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं होता। तो इससे जो हमारा इसका रिज़ल्ट आता है वो फेयर आता है। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, और ये मेथड बहुत ही सिंपल रहता है। डीमेरिट्स क्या हैं? दिस मेथड डज नॉट गारंटी proportionate representation of different item in the universe. इसमें गारंटी नहीं रहती, क्योंकि हम कहीं से भी किसी को भी उठा सकते हैं। तो हो सकता है कई बार हमने ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इनकम सेलेक्ट करनी है, तो हम ज़्यादा अमीर लोगों को ही सिलेक्ट कर लिए, या फिर जिनकी कम इनकम उनको सिलेक्ट कर लिए, तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। और जो यूनिवर्स के इम्पॉर्टेंट आइटम है उनमें वेटेज नहीं देता है रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
ये डिफरेंस है, रैंडम सैम्पलिंग इज़ नॉट हैज़ार्ड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और हैज़ार्ड सैम्पलिंग के बीच, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पसिव और डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग क्या होता है? पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड in which the investigator himself makes the choice of the sample item which in his opinion are the best representative of the universe. Thus, in this method of sampling, selection of the sample items is not left to the chance of factor, it is simply made by choice. This method of sampling is especially suitable when the sum of the items in the universe are of special significance and out of which included in the sample. Pervasive sampling में क्या होता है कि ऐसे सैम्पल्स हमें लेने होते हैं जो कि स्पेशली उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, मतलब कुछ सिलेक्ट करने को हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स लेने, तो मतलब मेल और फीमेल लेना है अगर, तो मेल कितने हैं ये जानने के लिए हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेंगे जो सिर्फ मेल हैं, फीमेल के लिए हम सिर्फ फीमेल, उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। या फिर हमें उन्हीं लोग को सिलेक्ट करना है जिनकी हाइट, हम कंडीशन रख देते हैं, एक पर्पस होता है, इतने जितने अगर हमें इनकम करना है तो हमें उनको करेंगे जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है, उन्हीं लोग को सिलेक्ट करना है, या 10,000 से नीचे वाली इनकम को। तो ऐसे जो सैम्पल, ऐसे लोगों को जो सैम्पलिंग में हमें सिलेक्ट करना होता है, तो उन लोग उसे कहते हैं पर्पसिव और डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। ये कहाँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन इज़ टू बी मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, देन द इंसोल्यूशन ऑफ सच इंडस्ट्री एज अ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज ऑब्वियसली अ पर्पसिव सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमें आयरन एंड स्टील कंपनी बनानी है इंडिया में, तो ऐसी इंडस्ट्री जैसे टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ये एक पर्पसिव सिलेक्शन होंगे। देयर इज़ अ कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन पर्पसिव सिलेक्शन, एज अ रिजल्ट इट लॉसेस क्रेडिबिलिटी। और इसमें क्या होता है, पर्सनल बायस होने के फुल चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, मेरिट क्या है? दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन विच सैम्पल विच आर स्पेशली सिग्निफिकेंट। हम सिर्फ एक स्पेशल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रख कर ही सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न टू द पर्पसिव ऑफ स्टडी। और जो हमने आइटम सेलेक्ट किया है वो हमारे स्टडी के पर्पस में डेलिब्रेट हो जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल आइटम, बहुत ईजी होता है इसे सिलेक्ट करना। डीमेरिट क्या है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम। इसमें पर्सनल बायस होने के चांसेस हैं। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस रिलेबल ऑफ द रिजल्ट्स बिकम डाउटफुल, क्योंकि इस पर चांसेस हैं कि रिजल्ट हमारा डाउटफुल आ सकता है। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग क्या होता है? This method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. ये जो मिक्स्ड सैम्पलिंग है, इसमें क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन है हमारे पास, जो भी आइटम्स है, उनमें अलग अलग ग्रुप है, उनमें उनके हर किसी की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गांव में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी में कुछ कैरेक्टर है, किसी का कुछ कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा having different characteristics and some of item are selected for each strata so that the entire population gets represented. इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें हमें स्ट्रेटा चाहिए होता है, और हम उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर ही सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ही हम उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? दिस मैथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये मेथड में जो पॉपुलेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन सबको कवर कर लेते हैं।
On the basis of diverse characteristics of the population, a comparative analysis of the data becomes possible। और इसमें क्या होता है कि हम जो भी पॉपुलेशन होता है उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें कंपेयर करने में डेटा को पॉसिबिलिटी होती है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। ये मेथड रिलायबल होता है और इसमें मीनिंगफुल रिजल्ट भी आता है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, देयरफॉर इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। इसमें क्या होता है कि हमें एक छोटे एरिया का ही सैंपल निकालना हो और उसकी हमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसका सही यूज़ कर सकते हैं। बड़े एरिया के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्टेटा। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जब स्टेटा में हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो इसमें पर्सनल बायस होने के फुल चांसेस रहते हैं। When the size of population is already small, it may be difficult to further divide into smaller parts strata। जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत छोटा हो तो इसमें डिवाइड करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो जाती है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम्स इज सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम्स। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास है एक ग्रुप है 100 स्टूडेंट्स का, इसमें हर 10th आइटम हमें सिलेक्ट करना है या फिर हर 5th आइटम सेलेक्ट करना है। तो इसमें सिस्टम्स होता है, पहले 5 छोड़ के 5th सेलेक्ट, फिर 10th, फिर 15th, ऐसे करके हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें मतलब एक अल्फ़ाबेट में अरेंज्ड रहते हैं और फिर हम उसमें नंबर के उससे एक एक जितना हम न्यूमेरिकली उसमें वो सिस्टमैटिक के हिसाब से अरेंज करेंगे, वैसे ही उन्हें हमें करना है। पहले 10th, फिर 15, फिर ऐसे जैसे करेंगे वैसे ही उन्हें सेलेक्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ इन फैक्ट अ शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम सैम्पलिंग का शॉर्टकट मेथड होता है। रैंडम सैम्पलिंग में हम कहीं से कोई भी उठा लेते हैं, इसमें हर 5th आइटम हम अरेंज करने के बाद उठाते हैं। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, सिंपल सैम्पल इज़ ईजली डिटरमाइंड। ये बहुत ही सिंपल होता है, हमें रैंडम हर 10th या 5th आइटम उठाना है, जैसे कि हमने डिसाइड किया उसी के हिसाब से हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड। और यहाँ पे बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है कि पर्सनल बायस हो जाता है। डिमेरिट्स, every item in the population does not get equal chance of being selected because only the first item is selected on the basis of a random sampling। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास आइटम्स है सबके इक्वल चांसेस नहीं होते सिलेक्ट होने, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखता है कि पहले कितने आइटम सेलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है इफ़ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस, दिस मेथड ऑफ सैम्पल सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस। अगर सारे होमोजीनियस हैं तो फिर ये मेथड नहीं, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता इस मेथड का। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल population is fixed. Further, some quota of the items to be selected as sample item is fixed for each group. This investigator select the fixed number of items from each group to frame a sample. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने ग्रुप डिसाइड, कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप से हम कुछ लोगों को लेंगे। पहले हम ग्रुप डिवाइड करेंगे लोगों के, फिर उन ग्रुप से कुछ आइटम सेलेक्ट करेंगे। वो जो सिलेक्टेड आइटम एज अ सैम्पल हमने लिया है उनमें हम इन्वेस्टिगेटर करेंगे, उनमें इन्वेस्टिगेशन करने को ही हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि हमने पहले से ग्रुप डिसाइड कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पूरे एरिया में 10 स्कूल हैं, उन 10 स्कूलों को हमने एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया और फिर हम हर ग्रुप से एक एक स्कूल उठा लें। 10 स्कूल हैं, हमने 3-3 के ग्रुप बना दिए।
फॉर एग्जाम्पल 12 स्कूल है, हमने 3-3 के ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप बन गए। अब उन चारों ग्रुप से हम एक एक लोग को उठा लेंगे। तो उन चारों से अगर हमने एक एक उठाया तो हमारे पास 4 ही स्कूल है। उन 4 स्कूल का हम सैंपल निकालेंगे, तो इसी को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, लेकिन उसमें पर्सनल बायस होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल, इसलिए उसमें जो रिजल्ट आता है वो क्वेश्चनेबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। टू इलस्ट्रेट, एन इन्वेस्टिगेटर may select a sample of teachers merely by referring to the college prospectus. This method is simplest and less expensive but unscientific and unreliable. It depends too much on the whims of the enumerators. Convenience sampling में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है। जैसे कि टीचर कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस सिलेक्ट करते हैं, कौन सा उन्हें अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से, वही होता है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैटिकल एरर्स। स्टैटिकल एरर्स 2 टाइप के होते हैं, एक सैम्पलिंग, एक नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि ऐसी एरर्स जो जब हम सैंपल निकाल रहे हैं उस टाइम पे एरर हो। तो ऐसी एरर्स कैसे होती हैं, जब हम सैम्पलिंग के टाइम पे जो एरर्स होती हैं कैसी होती है। These are related to the size or nature of the sample selected for the study. Due to very small size of sample selected for study or due to non-representative nature of the sample, the estimated value may differ from the actual value of the parameter. The error thus emerging is called sampling error. Sampling error का मतलब होता है कि हमने जो सैम्पल सेलेक्ट किया है वो सही एक्चुअल वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर रहा है, उस एरर को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर फाउंड 10 व्हाइल द एक्चुअल वैल्यू इज 20, देन द सैम्पलिंग एरर एस्टिमेट्स पैरामीटर। तो इसमें जैसे हमने जो पैरामीटर्स हैं तो उसमें 10 आ रहा है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 आ रही है, तो 10 का जो डिफरेंस आया है इसी को हम सैम्पलिंग एरर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे जो हमारे एरर्स आते हैं उनको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। कैसे? एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट जैसे कि हमने डेटा को कलेक्ट किया, वहाँ पर हमने मेज़र करने में जैसे कुछ वैल्यू में डिफरेंस आ गया या फिर हमने वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं किया, तो ऐसे जो एरर्स होती हैं वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। दिस अराइज व्हेन द रिस्पोंडेंट डू नॉट ऑफर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कभी कभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो जो रिस्पोंडेंट है वो हमें आंसर ही नहीं देता है, तो ऐसी एरर नॉन सैम्पलिंग एरर होती हैं। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। दिस अराइज व्हेन द रिस्पोंडेंट फेल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर। जब भी हम क्वेश्चनर देते हैं, जो भी हमारा रिस्पोंडेंट होता है उसे फिल करने को, और वो जो जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आंसर नहीं दे रहा है, तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन और ये नॉन सैम्पलिंग एरर में आती है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एरर ऑफ कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल एरर। ये जैसे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें एडिशन होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, ऐसी जो एरर्स होती हैं उनको कहते हैं एरर ऑफ कैलकुलेशन और अर्थमेटिकल एरर। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। इट ऑकर व्हेन फॉर सम रीजन और द अदर अ पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द चॉइस ऑफ सैम्पल। मतलब कि जैसे हमने जो भी हमें पॉपुलेशन के आइटम लेने हैं, हमने जो हमारा टारगेट था उस हिसाब से हमने सैम्पल को नहीं चूज़ किया, तो वो जो एरर आती है उसी को कहते हैं एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस। तो आज का हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।